हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाले टूल्स, ठीक है। और उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाले टूल्स में हमने दो टूल्स हमें पढ़ने थे। एक पढ़ना था क्वांटिटेटिव टूल्स और एक पढ़ना था हमें क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। हमने क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ लिया, क्वालिटेटिव टूल्स अब हमें पढ़ना है। फिर थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में मैंने ये बताया था कि ये एक ऐसे टूल्स होते हैं जिनका इफ़ेक्ट पूरी इकोनॉमी पर एकदम जर्नल इफेक्ट पड़ता है, यानी कि पूरी इकोनॉमी पर एकदम इक्वल इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। किसी भी सेक्टर पर, यानी कि अगर आप क्वांटिटेटिव टूल्स में कोई भी चेंजेस करते हो तो उसका पूरी इकोनॉमी पर एक जैसा ही इफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है कि क्वालिटेटिव टूल्स सेलेक्टिव सेक्टर्स पर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। आप जिस सेक्टर्स में क्वालिटेटिव टूल्स को यूज़ करोगे वो उसी सेक्टर में क्या करेगा, इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इसीलिए इसको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। मेरी जो बैंकिंग वाली जो वीडियो, प्रीवियस वीडियो, उनमें मैंने ये चीज़ें आपको समझा दी थी, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जिस भी बच्चे ने नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके बैंकिंग मेरा प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहाँ पर क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा, वहाँ पर आप देखोगे तो मेरी बैंकिंग वाली वीडियो हैं, आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हो। और वैसे मैं आपको जो बैंकिंग वाले चैप्टर का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में आप देखते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी क्वेरी है और वो अपनी क्वेरी अगर पूछना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकता है। और अगर आपको नहीं है, अगर आपको फिर भी और भी कुछ पूछना है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 9911000176, ठीक है। 9911000176, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर ओनली आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। कॉल मत करना, मैसेज करना। आपकी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपकी क्वेरी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या बात कही गई है उसे देखते हैं। इसमें पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। कोई भी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, हम 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, उनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बनाए भी गए हैं। हम चैप्टर खत्म होने के बाद बोर्ड के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में बताया कि मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस होना, किस चीज़ का डिफरेंस है? करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, जो आपने लोन के लिए सिक्योरिटीज़ दी है उसकी करंट वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, और जो आपको लोन ग्रांट हुआ उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप लोन लेने जाते हो तो क्या होता है कि आपसे सिक्योरिटीज़ रखाता है, गिरवी के रूप में, मॉर्गेज के रूप में कुछ सामान रखते हैं वहाँ पर, ठीक है। सर सपोज करो आप गए तो आपने कहा जी हमें 10 लाख का लोन चाहिए, तो इसके लिए आप गए वहाँ पर कि हमारे पास एक मकान के कागज़ हैं, इनकी आज की जो वैल्यू है वो करीबन 15 लाख रुपए है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपने कहा जी अच्छा ऐसा है, 10 लाख को वैल्यू, 10 लाख का आपको लोन चाहिए, तो ऐसा 15 लाख की सिक्योरिटीज़ ले आइए, आप लेकर आ गए। उसने आपको दिए कितने? 10 लाख। सिक्योरिटीज़ की वैल्यू कितनी थी? 15 लाख। आपको लोन कितना दिया? 10 लाख। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख, ठीक है। अब ये 5 लाख का जो डिफरेंस है इसी को क्या बोलते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट। यही बोला गया, डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन, जो भी सिक्योरिटी दिया लोन के लिए उसकी करंट वैल्यू इस केस में कितनी थी? 15 लाख, एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड, लोन कितना दिया? 10 लाख, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5 लाख। यही होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इससे मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करते हैं उसे देख लेते हैं। तो बोला गया
राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर आपका ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करते हो, आप बढ़ा देते हो, ठीक है। फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, तो क्या होगा आपको, क्या जैसी इन दोनों के बीच का आप क्या करोगे, मार्जिन बढ़ाओगे, तो क्या होगा, आप जो लोन है, लोग लोन लेने के लिए कम आएंगे। क्यों? बोलेंगे यार सिक्योरिटीज़ तो रखा लेते हैं इतने बड़े वैल्यू की, और लोन देते हैं बहुत कम, ठीक है, तो इसीलिए यार हम लोन नहीं लेंगे, ठीक है। तो फॉल इन डिमांड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, लेने की लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉल इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक, तो मनी की सप्लाई भी जो होगी वो भी क्या होगी, काफ़ी कम होगी, यानी कि लोग लोन भी क्या होंगे, कॉमर्शियल बैंक कम देगा। फॉल इन मनी सप्लाई, तो मार्केट में मनी की सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? जब लोग लोन लेंगे ही नहीं तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। और जब पैसा नहीं आएगा तो मनी की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। मनी की सप्लाई कम होगी, फिर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या होता है, डिमांड कम होता है। डिमांड कम होता है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, इन्फ्लेशन इज कर्व, यानी कि अब लोग जो है, जो आपकी जो महंगाई है वो महंगाई भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, सेम इसका वाइस वर्सा कर लेते हैं। फॉल इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट अब कम हो जाता है। इससे पहले था यहाँ पर 15 लाख की सिक्योरिटीज़ और आपको उसने दे दिया 12 लाख का लोन, ठीक है। तो अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है, 3 लाख, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जैसे ही आपका कम हो गया, राइज एंड डिमांड फॉर क्रेडिट, लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, कहेंगे कि भाई जितनी सिक्योरिटीज रखते हैं उसका 1-2 लाख कटता है, उसके बाद पूरा का पूरा लोन मिल जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। राइज इन सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा। राइज इन मनी सप्लाई, लोगों के पास मनी की सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डिफ्लेशन इज कर्व, यानी कि मंदी की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो डिमांड करेंगे, सामान बिकेगा, ग्रोथ होना स्टार्ट होगा, और ग्रोथ स्टार्ट होगा तो मंदी की सिचुएशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो पहला क्वालिटेटिव टूल्स हमने देख लिया, अब देखते हैं सेकंड क्वालिटेटिव टूल्स। अब सेकंड क्वालिटेटिव टूल्स क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि इट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। होता ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि हर सेक्टर के लिए, बिजनेस के हर सेक्टर के लिए लोन का एक कोटा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। कैसे, उसको देखो। जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, बैंक जो है वो क्या करती थी, कस्टमर को लोन देती थी। तो पहले क्या था, कोटा कोई फिक्स नहीं था, बैंक को चाहिए था प्रॉफिट, तो वो वैसे ही व्यक्ति को लोन देती थी जो उसके लोन को आराम से चुका सके, मतलब कि उसे आराम से लोन को पे कर सके। तो यहाँ पर कस्टमर के रूप में आते थे इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे तो इनको लोन देती थी, ठीक है, और किसी को लोन नहीं देती थी, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, कोटा फिक्स नहीं था। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है। इसके बाद देखो अब क्या हुआ, तो उसमें क्या होता था कि जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या होता था, डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, मतलब कि इनकी सिचुएशन ख़राब हो गई, ये पे नहीं कर पाते थे, तो बैंक का बहुत सारा पैसा क्या हो जाता था, डूब जाता था, एनपीए बन जाता था। क्या, जिसे हम नॉर्मली हिंदी में बोल देते हैं ना, डूब जाता था, उसे आपको बैंकिंग टर्म में बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आरबीआई ने बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको हर सेक्टर का कोटा फिक्स होगा। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर को एक लिमिट बना दी कि इतने जो टोटल लोन होगा इसका उसका सपोज करो 5% जो है वो इस एजुकेशन सेक्टर में लोन दिया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जी क्या होगा, तो जो टोटल बैंक जितना भी लोन देना चाहती है उसका करीबन 10% लोन आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में देना होगा। इंडस्ट्रियल, ऐसी इंडस्ट्री के केस में आपको बना दिया कि इंडस्ट्री के केस में क्या जी 20% फिक्स कर दिया। तो क्या होता था, यहाँ पर क्या कर दिया, कोटा फिक्स कर दिया। तो अब देखो इसका क्या इफेक्ट आता है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने में। इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग, अगर हम क्या करते हैं, ये वाली सिचुएशन को अप्लाई करते हैं, तो डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो लोन देने की जो क्या कहना चाहिए, डिक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी,
तो क्या होगा, लोगों के पास मनी की सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी, और इन्फ्लेशन इसका क्यों, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ये चीज़ को। यानी कि आपने जैसे ही राशनिंग ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक की जो होगी वो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोन कम देते हैं। क्यों, उन्हें पता होता है भाई एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर में लोग क्या वापस जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, लोन कम देंगे। ठीक है, लोन कम देंगे तो क्या होता है, सप्लाई, मनी की सप्लाई क्या हो जाती है, कम, और मनी की सप्लाई कम होती है तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग को अगर आप लागू नहीं करते हो, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाता है। क्यों, बैंक हमेशा उसी को लोन देता है जो तुरंत वापस कर दे, अच्छे से वापस कर दे, और वो पैसे वालों को ही लोन देता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को ही लोन देता है। ठीक है, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाती है, अचानक से बढ़ जाती है, लोग डिमांड करने लगते हैं, और डिफ्लेशन इज कर्व, यानी कि डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, यानी कि मंदी की सिचुएशन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये होता है आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट। थर्ड वन आता है मोरल सुएशन। ठीक है, मोरल सुएशन क्या होता है, ये भी आपका मोरल सुएशन अगर एक नज़र में अगर आप देखोगे तो ये क्वांटिटेटिव टूल्स भी है और क्वालिटेटिव टूल्स भी है। नॉर्मली हम इसे क्वालिटेटिव टूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन मोरल सुएशन जो है वो एक क्वांटिटेटिव टूल्स भी है और एक क्वालिटेटिव टूल्स भी है। ठीक है, तो हमें इस चक्कर में नहीं जाना है कि वो कौन सा टूल्स है, हमें क्वालिटेटिव टूल्स के रूप में मोरल सुएशन को पढ़ लेना है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 3P का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। 3P का मतलब होता है, पहला P होता है परसुएशन, दूसरा P होता है प्रेशर, और तीसरा P का मतलब होता है पनिशमेंट। ठीक है, तो 3P का कॉन्सेप्ट होता है परसुएशन, प्रेशर और पनिशमेंट। ओके, तो क्या होता है, इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो मोरल सुएशन में सबसे पहला जो आता है वो आता है कि RBI मेक्स द मेंबर बैंक एग्री थ्रू परसुएशन टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव। परसुएशन के केस में क्या होता है, क्योंकि RBI को पता होता है कि मेरे जो भी नॉर्म्स हैं, मेरे जो भी रूल्स हैं, जो भी मेरे दिशा निर्देश हैं, यानी कि डायरेक्टिव्स हैं, उसका बैंक जो कि क्या करेंगे, पालन करेंगे। द बैंक्स आर एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट द लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। बैंक्स को बोला जाता है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो आप लोन जो दोगे वो लोन जो है वो कम से कम दोगे या नहीं दोगे। रेस्ट्रिक्ट द लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड बी लिबरल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। और मंदी की सिचुएशन आएगी तो आप सस्ती दर पर क्या करोगे, लोन दोगे। लिबरल इन लैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप सस्ती दर पर लोन दोगे, यानी कि जैसे मैं आपको पहले चीज़ें समझा चुका हूँ कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी तो आप लोन की रेट क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, ताकि लोग कम से कम लोन लें, और लोन कम लेंगे तो इन्फ्लेशन कर्व्ड हो जाए, इसके लिए। और डिफ्लेशन की सिचुएशन हो तो आप नॉर्मल रेट पर देना, ताकि क्या हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और जो मंदी की सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए। ऐसा RBI ने नॉर्म्स बना रखे हैं, और जिसे परसुएशन के थ्रू सभी लोग क्या करते हैं, सभी कॉमर्शियल बैंक इसका पालन करते हैं। नेक्स्ट वन, RBI tries to pursue the commercial bank to follow its directive, but if persuasion does not work, it use the required pressure as an apex bank of the country। अगर नॉर्मली आप बात नहीं मानेंगे कॉमर्शियल बैंक तो क्या करती है, थोड़ा प्रेशर करती है कि आप मेरी बात मानो, नहीं तो आपको पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, बैंकों का बैंक, यानी कि एपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री, पूरे कंट्री का सेंट्रल बैंक है, इसीलिए वो क्या करता है, थोड़ा प्रेशर भी करता है। ओके, तो यहाँ तक की बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे देखेंगे, इफ़ प्रेशर ऑल्सो डज नॉट वर्क, और अगर प्रेशर वर्क नहीं करता, द RBI कैन यूज द डायरेक्ट एक्शन विच इंक्लूड डी रिकॉग्निशन ऑफ द कंसर्न बैंक। अगर फिर भी कोई बैंक बात नहीं मानता है तो क्या करते हैं कि RBI क्या करता है, उस बैंक का क्या करता है, लाइसेंस कैंसिल कर देता है। डी रिकॉग्निशन ऑफ द कंसर्न बैंक, डी रिकॉग्निशन ऑफ कंसर्न बैंक का मतलब क्या, उसका लाइसेंस क्या कर देना, उसके लाइसेंस को रद्द कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है मोरल सुएशन के केस में होती है। ओके, तो इसी के थ्रू क्या होता है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ तक की बात, तो ये थे 3 पॉइंट क्वालिटेटिव टूल्स के। आपको तीनों पॉइंट पढ़ने क्वालिटेटिव टूल्स के। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन प्रेस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो उसे। ठीक है,
और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू।